जो वर्चुअल ऑटिज्म है और जो एक्सेसिव मोबाइल और स्क्रीन यूजेज है चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट में, इस क्योंकि अवेयरनेस जितनी फैलाई जाए उतनी कम है। करना है कि ऑटिज्म क्या है, इससे इसमें होता क्या है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आपको गुड कार्मा पॉडकास्ट के ऊपर खुश आमदीद। सबको सलाम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस फातिमा बतूल। आप जो है कंसल्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और इंटरनेशनल बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी हैं। आप जो हैं सीईओ और फाउंडर हैं इनलाइटन केयर की, और आप जो है रजिस्टर्ड मेंबर हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑल्सो नोन एज WFOT। आप सर्टिफाइड भी हैं ABA बिहेवियर थेरेपी में IBAO USA से। बाकी आप जो है मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं JPMC के अंदर, और HOD हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हैं एट थेरेपी इन। और बाकी जो है मैं चाहूँगा कि मिस फातिमा जो है खुद अपना अपने बारे में बताएं। और हाँ जी, वेलकम मिस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर योर शो कि हम इस पे बात कर रहे हैं। सो बेसिकली मेरी जो फील्ड है थोड़ी सी न्यू है, लोगों के लिए सुनने में थोड़ा सा होने लगता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है और हम ये कौन सी ऐसी फील्ड है और ये क्या काम करती है। सो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको आपके लाइफ के तमाम एरियाज में इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करती है, और हम हेल्प करते हैं उन तमाम इंडिविजुअल्स को अपने ऑक्यूपेशन में 100% पार्टिसिपेट करने में। और हम जिन पॉपुलेशन के साथ काम करते हैं उसमें होते हैं स्पेशल नीड्स बच्चे, और फिर वो लोग जो किसी साइकेट्रिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट, पार्किंसंस के पेशेंट, एपिलेप्टिक पेशेंट। इसके साथ फिर हम देखने में आता है कि ऑटिज्म, ADHD, सेरिब्रल पाल्सी, ये सारे वो ऐसे डायग्नोसिस हैं जिनके साथ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर रहा होता है। और हमारा पर्पस ये होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप पर हो, उसके ऑक्यूपेशन में 100% पार्टिसिपेट या मैक्सिमम लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में हेल्प कर सकें, और ताकि वो अपने उस ऑक्यूपेशन को जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है और जो वो ऑक्यूपेशन वो करना चाहता है वो उसको ईजिली कर पाए। सही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऑक्यूपेशन, व्हेन यू से ऑक्यूपेशन, आपका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोफेशनल है या 9 to 5 है उसमें कोई भी आ सकता है, करेक्ट? एग्जैक्टली और ये बड़ा मजे का है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बच्चे का ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप सोचेंगे कि बच्चे को तो मैं किसी जॉब पे नहीं भेजा, बट बच्चे का ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्ले उसका ऑक्यूपेशन है, उसका स्कूल उसका ऑक्यूपेशन है, उसका सोशलाइजेशन उसका ऑक्यूपेशन है, उसका अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन उसका ऑक्यूपेशन है, उसकी बहुत सारी शरारतें उसका ऑक्यूपेशन है। अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, मीन्स कि उसके ऑक्यूपेशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। सही बात है। फिर वो लिंग्विस्टिक्स और उसमें चले जाते हैं, क्योंकि ये लुगत है। आमतौर पे लोगों को लगता है जहाँ पढ़ लिया उसी तक जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। थैंक यू, आपने जो है ना बताया। अच्छा, जो ऑटिज्म है, ये अप्रैल का जो मंथ है, ये ऑटिज्म क्या होता है, थोड़ा प्लीज बताइए। बेसिकली अप्रैल जो है वर्ल्ड वाइड, 2 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और अवेयरनेस मंथ। इसको सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस जो है वो लोगों के दरमियान ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ऑटिज्म क्या है, इससे इसमें होता क्या है, और जो हमारे आसपास इर्द गिर्द जो बच्चे और जो इंडिविजुअल्स ऑटिज्म के साथ मौजूद हैं, हम उन्हें किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जिस जर्नी पे हम थेरेपिस्ट मौजूद हैं, हम जो पेरेंट्स मौजूद हैं, हम इस जर्नी पे हैं कि अब हमें अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस पे भी काम करना है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी बच्चा या इंडिविजुअल किसी स्पेशल नीड्स के साथ हो, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। व्हाट डज इट मीन? हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि हमने थोड़ा सा कैसे उसको अपने प्ले में इंट्रोड्यूस कराना है या उसको अलाउ करना है। हम स्कूल्स इतने तैयार ही नहीं है, हम इतने इक्विप्ड ही नहीं है कि हम उन बच्चों को एकेडमिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने दें या उनको स्कूल का हिस्सा बनने दें। उनकी तालीम जो उनका बुनियादी हक है हम वो भी उनसे ले लेते हैं। उसके साथ साथ उस बच्चे की कुछ इमोशनल और बिहेवियरल नीड्स होती हैं। अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी कुछ कर ले तो हम में इतनी बर्दाश्त खत्म हो जाती है कि हम उनको अपने फैमिली फंक्शंस में अलाउ कर पाएं। तो अब जो सफर है ना अब्दुल्ला, अब सफर यहाँ से निकल गया अवेयरनेस। अब सफर यहाँ तक है कि अवेयरनेस तो है, अवेयरनेस तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। हमें एक्सेप्टेंस चाहिए स्कूल्स में, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए वर्क प्लेसेस में, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए आपके फैमिली फंक्शंस में, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों के प्ले में। अब हम एक्सेप्टेंस पे काम कर रहे हैं।
सही सही। तो अगर डिफाइन करना पड़े व्हाट इज ऑटिज्म, तो जो 3 जो सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं जो बहुत सबको पता होना चाहिए आमतौर पे, लेकिन आपको लगता है लोगों के अंदर आगाही नहीं है, तो वो 3 एसेंशियल्स, 3 ऐसे सिम्टम्स या कुछ सिग्नल्स जो कि बताइए ऑटिज्म है। हम जिन्हें रेड फ्लैग्स कहते हैं ना, हम 18 मंथ्स पे उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे होते हैं, 12 मंथ्स पे भी आइडेंटिफाई कर पा रहे होते हैं। सो बेसिकली वैसे तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, लेकिन जो बहुत ही आप कह लीजिए कि एसेंशियल्स रेड फ्लैग्स हैं, उसके अंदर आता है कि एक जो बच्चा है ना, आप नोटिस करेंगे 3 महीने का बच्चा ना अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है। बेशक वो आपको डायरेक्टली आई कॉन्टेक्ट नहीं देता, व्हेन यू कॉल हिम बाय हिज और हर नेम, तो वो साउंड की डायरेक्शन की तरफ अपना हेड टर्न करता है, व्हिच शोज दैट कि वो रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स हिज नेम, राइट। बट हम देखते हैं कि 12 महीने का बच्चा हो गया है, 18 महीने का बच्चा हो गया है, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। फिर हम ये देखते हैं कि कभी भी हमारा बच्चा हमसे आई कांटेक्ट करके कोई बात नहीं कर रहा है। अगर बात कर रहा है या नहीं कर रहा है एक अलग बात है, लेकिन वो हमसे आई कांटेक्ट ही मेंटेन नहीं कर रहा, वो अपने पेरेंट को ही आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा। तो हम ये देखते हैं कि वो नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जो हमारे घर में बच्चे हैं, जो हमारे पड़ोस में बच्चे हैं, जो हमारे आसपास मिलने जुलने वाले बच्चे हैं, वो दूसरे बच्चों को देख के एक्साइटेड होते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये बच्चे आप नोटिस करेंगे कि ये एक कोने में बैठे होंगे, अपना कोई प्ले होगा, अपने कोई सीक्वेंसिंग एक ही लाइन के अंदर अपनी कार्ड्स लगा रहे होंगे, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होंगे। दे नॉट अलाउ अदर किड्स टू बी द पार्ट ऑफ देयर गेम एंड दे कैन नॉट do the play exactly. They cannot easily socialize with the peer groups, और उसके साथ साथ अपने घर में मौजूद वालिदैन के साथ भी उस तरह से सोशलाइज नहीं कर पा रहे होते, मतलब उनके साथ अपनी नीड्स एंड वांट्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे होते। जैसे अब मेरा 2 साल का अगर बच्चा हो, तो अगर उसे फीड करना है या उसे कुछ खाना है, तो वो मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन देगा, वो मेरा हाथ पकड़ेगा, मेरी उंगली पकड़ेगा, मुझे मतलब पॉइंट करेगा। बट दिस किड्स आर नॉट डूइंग दैट। भूख लग रही है तो लग रही, नहीं लगी तो कोई पता नहीं, राइट। तो हम देखते हैं सही सोशलाइजेशन नहीं है। तो ये जो 3 ऐसे एरियाज हैं, ये हमें बताते हैं कि अच्छा नहीं, अब देयर इज अ रेड फ्लैग। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग, जिसे हम अक्सर स्पीच डिले के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। हम नोट करते हैं कि बच्चा जो है ना, अच्छा ऑटिज्म में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कि नॉन वर्बल, एक होता है वर्बल। अगर तो बच्चा वर्बल है, तो हम नोटिस करते हैं कि 12 महीने, 18 महीने, 20 महीने और 24 महीने एंड ऑल दैट, हम नोटिस करते हैं बच्चा ना एक 1 वर्ड भी नहीं बोल रहा है, बहुत लिमिटेड विकैबुलरी है उसकी, मगर उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, व्हिच मींस ये स्पेक्ट्रम पे हो सकता है, लेकिन अगर उससे अंडरस्टैंडिंग है एंड लिमिटेड विकैबुलरी है, व्हिच मींस इट्स अ स्पीच डिले। तो ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जो हमें बारीकी से देखनी पड़ती हैं, असेस करनी पड़ती हैं, इवैल्यूएट करनी पड़ती, देन वी कैन से दैट कि अच्छा अल्लाह ना करे हमें ये रेड फ्लैग नजर आ रहा है। सही 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 है। और ये आप जो 12 महीने 24 महीने का आपने जैसे कि बोला, तो ये 24 महीने के बाद भी हो सकता है, यानी 2 साल के बाद, या फिर ये जेनेटिकली है, या फिर ये इंड्यूस्ड हो सकता है, यानी कि कोई और चीज जो है ना वो कॉज कर सकती है आफ्टर 24 मंथ्स। अच्छा अब्दुल्ला, जैसे कि हम जब स्पेक्ट्रम की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं या किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं, सो एक चीज जिसमें हम अभी भी रिसर्चेस हमारी चल रही हैं, हम इसको जरा बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। वी कैन नॉट श्योरली से दैट इट हैपेंस बिकॉज ऑफ योर ओनली जेनेटिक्स, इट कैन हैपन ओनली बिकॉज ऑफ योर इन्वायरमेंट। नो, वी कैन नॉट से दैट। होता ये कि हमें नहीं पता एग्जैक्ट रीजन क्या है, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आया हो सकता है कि जेनेटिक्स में हो सकता है कि एनवायरनमेंट से हो सकता है कि किसी स्क्रीन टाइम से हो गया हो, बट वी आर नॉट श्योर। स्टिल वी आर डूइंग रिसर्चेस, स्टिल वी आर ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स, still we are observing the pregnancy period of mothers also. Sometimes it's can happen when mother is in the gestation period, जब वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो रही होती हैं, तो that can also be the one of the leading cause, but we can not surely say that कि अच्छा जी यही वो वजह है जिसकी वजह से हो रहा है, इससे प्रिवेंशन कर ली जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये नहीं होगा, तो ये नहीं कह सकते हम। सही है। अच्छा, जो जेनेटिक्स है, डीएनए, ये सारा ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा हसास हैं लोग, और सही है बात, वजन है बात में। लेकिन इसी बात पे मुझे शेर याद आ गया, तो अलाउ मी टू से दैट शेर। वो शेर गालिब का है कि हाथों की लकीरों पर मत जा गालिब, हाथों की लकीरों पर मत जा गालिब, नसीब उनके भी हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस। ओके, तो अर्बन रूरल अवेयरनेस जो है, आपको क्या लगता है वो कितना वो है? कुछ पेरेंट्स जो हैं अर्बन में वो ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं, कुछ रूरल हैं वो नहीं रखते। तो आपके ख्याल में जो गैप है ना,
वो आपको कहाँ लगता है अगर एक सोसाइटी के लेवल पे देखा जाए, यू नो? अब्दुल्ला, अगर हम एक बात नोटिस करें ना, जो अगर मैं जिम्मेदारी के साथ बताऊं और अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊं, जो इतने अरसे से मैं काम कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट अर्बन एंड रूरल, इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई अगर एक शहरी पेरेंट है और एक देहाती पेरेंट है तो कोई फर्क होगा, ये ऐसे काम नहीं करता। होता ये है कि हम नोट करते हैं कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ दिस। उनको अंदाजा ही नहीं है कि एग्जैक्टली ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या हैं क्या नहीं है। अगर पेरेंट कभी जाता भी है ना कि मेरा बच्चा ना बात नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे नहीं, कुछ बच्चे 5 साल की उम्र में बोल लेते हैं। तो वो डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि भाई यहाँ पे कोई रेड फ्लैग हो सकता है। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि आप नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को फॉलो करें। आप ये नोटिस कर लें, आप नॉर्मल रेगुलर अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि जो डॉक्टर है उसके कॉग्निटिव माइलस्टोन्स को नोट करे, उसके स्पीच माइलस्टोन्स को नोट करे, उसके जो है नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को नोट करे। ये हमें कब पता चलता है? जब वो बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, या जब वो स्कूल जाने की एज पे आ जाता है, या घर में कोई और बच्चा पैदा हो जाए और वो बोलना शुरू हो गया लेकिन पहले वाला नहीं बोल रहा, तब हम लोग देखते हैं कि अच्छा नहीं, कुछ गड़बड़ है। तब भी हम सही डॉक्टर के पास नहीं जाते, और अगर चले भी जाएं तो अवेयरनेस का मसला हमारे पास हर जगह है। यहाँ हमें पता ही नहीं है कि ऑटिज्म है क्या। मतलब हम इससे इतना ज्यादा डर गए कि हम इसके बारे में उस तरह से बात ही नहीं करते। हम इसको उस तरह से, मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं अगर 2-4 चीजें कि क्या आपने अपने आसपास इर्द गिर्द किसी ऑटिस्टिक किसी ऐसे इंडिविजुअल को देखा है जो ऑटिज्म के साथ है, तो शायद आपको ढूंढना पड़ेगा। राइट। तो हमें मैंने जो इसका अब जी 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 प्लीज प्लीज। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो अवेयरनेस है ना, उसका ताल्लुक किसी भी उस पेरेंट कैटेगरी से नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि हमें अभी भी ना, जैसे हमारी सोशल मीडिया है, जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आपका बिल्कुल मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपने एक स्टेप लिया और आपने अपने चैनल के थ्रू इस चीज़ को प्रमोट करने का सोचा, विच हेल्प सो मैनी पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई ऑटिज्म है क्या। तो इसी तरह से हमें इस वक्त इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि अगर अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए तो हम कितना इसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये जरूरी है बस। लेकिन ऐसा तो नहीं है जैसे आपने बोला कि वो जो पहले अगर उसको डायग्नोस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो इजी रिकवरी है या इजी क्योर है या उसको मैनेज करना आसान है। लेकिन एक मर्तबा वो कौन सा थ्रेशोल्ड है या एक कौन सा वो उसके बाद जो है ना डिफिकल्ट केस खराब हो जाता है, ऐसा कुछ है? कैसा होता है? देखिए, होता ऐसे है कि अर्ली 5 years आर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ एनी चाइल्ड। किसी के भी 5 साल के जो स्टार्टिंग के 5 साल होते हैं, बहुत कीमती 5 साल होते हैं। इसके अंदर ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, न्यूरॉन्स बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं। इस वक्त हम जो चीज़ें और इंटरवेंशन थेरेप्यूटिक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ना, उससे हमें मजीद कंडीशन वर्स होने से हम रोक पाते हैं, और जो उसके करंट सिम्टम्स है उसको किसी लेवल पे मैनेज कर पाते हैं। हम ये कहें कि ऑटिज्म इज क्योरेबल, इट्स नॉट द ट्रुथ, ऐसा नहीं है। ऑटिज्म इज मैनेजेबल, यस, दिस इज द ट्रूथ। व्हाट डज इट मीन? कि जैसे आप डायबिटीज के साथ रहते हैं, डायबिटीज आप खत्म नहीं कर सकते, मगर आप मैनेज कर सकते हैं। आप हाइपरटेंशन के साथ रहते हैं, आप हाइपरटेंशन को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, बट यू कैन मैनेज इट। सेम गोज विद द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, चाहे वो ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, या कोई भी ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, आप उसके साथ लाइफ मैनेज करना सीखते हैं, और टाइम टू टाइम यू लीव अलोंग विद दैट, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मैंने रहना कैसे है और अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है। सही सही। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो मेडिकेशन है वो, या फिर ये एक वो होना चाहिए? मैं अभी रिसेंटली किसी का पढ़ रहा था, वो जो है अपने बच्चे को जो ना राइड पे लेके गए, कोई आधा घंटा 50 मिनट आसमान दिखाने और ये सारा, ताकि वो जो है ना वो कर सकें, पूरा जो दिन है ना वो उनका सुकून से गुजर सके। हाँ जी। तो वो बेसिकली इट्स अ हाइब्रिड, राइट? इट्स मेडिकेशन, आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग। It's like a mixture of different things, right? Different cures, right? सो अगर आप उससे ये पूछना चाह रहे हैं कि हम ऑटिज्म की मैनेजमेंट किन किन वेज से करते हैं, जी तो जी जी जी। उसका उसका आसान जवाब ये होगा कि जैसे अभी गुज़श्ता दिनों में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक बात फरमा दी कि भाई ल्यूकोवोरिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म। सो हम पेरेंट्स है ना, हम थेरेपिस्ट भी, हम भी बड़े एक्साइटेड हो गए, एंड वी विल बी लाइक ओके, दिस इज गोना बी समथिंग, अब हमें मिल गया एंड ऑल दैट। बट इसकी अवेयरनेस सही से क्रिएट नहीं की गई। तो बेसिकली हमारे यहाँ बात बहुत जल्दी कर दी जाती है बगैर किसी तस्दीक के अच्छे डेटा या रिसर्च के।
सो जैसे ल्यूकोवोरिन के बारे में कह दिया गया कि ये ऑटिज्म का मुमकिन इलाज हो सकता है, तो ये सिर्फ एक अभी अंदाजा है जो बगैर रिसर्च की एक बात है। वो कैसे हम कह सकते हैं कि बहुत लिमिटेड डेटा हमारे पास मौजूद है इसका। और ल्यूकोवोरिन यानी ये है बेसिकली, आप इसको कह लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन होता है वो हम लोग एक्सटर्नली दे रहे होते हैं, इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं आसान जबान में। तो उसके लिए भी एक टेस्ट रिक्वायर होता है, वो टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट करने के बाद ये देखते हैं कि अच्छा आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंसी है भी या नहीं। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर उसको देने का तो कोई पर्पज ही नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये कह दिया जाता है तो लोग और पेरेंट्स, एक होप भी काफी होती है, तो वो इसको फॉलो करने लग जाते हैं। सो ये कहना कि मेडिसिन कैन हेल्प, इट डजंट वर्क लाइक दैट। With autism or with other neurodevelopmental disorders, what we have observed being a therapist, कि आपको जो है ना बेसिकली मैनेजमेंट करनी पड़ती है थ्रू थेरेपीज, थ्रू मल्टीविटामिन्स, थ्रू न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट। उसके बाद जाके हम देखते हैं कि अच्छा बच्चा जो है माशाल्लाह ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, ही एबल टू रिस्पॉन्ड, ही एबल टू डू हिज थिंग्स, एंड ही इज एबल टू बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ही इज एबल टू बी द पार्ट ऑफ द स्कूल, एंड सेम गोज विद द वर्क स्पेसेस। But you have to be there, you have to give constant support, which is in the form of therapies. तो therapies देते रहना जरूरी होता है। थेरेपी के अंदर हाँ ये कह सकते हैं कि there are different kind of therapies that works with autism, जैसे कि occupational therapy, speech therapy, behavior therapy। behavior therapy में जो सबसे अच्छी अप्रोच मानी जाती है वो है ABA therapy। तो ये और remedial therapy to help them, उन बच्चों को उनके academics में help करने के लिए। तो ये सब लोग कोलैबोरेट करते हैं, सब एक साथ मिलते हैं और फिर हम काम करते हैं, एक म्यूचुअल प्लान बनाते हैं और उसके पेरेंट को इन्वॉल्व करते हैं और फिर हम उसकी मैनेजमेंट को फर्दर मोर मतलब और ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सही। तो इन अ नटशेल, चाहे अर्बन हो, रूरल हो, अमीर हो, गरीब हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उनकी रीच से बाहर नहीं है। वो तमाम लोग जितने भी हैं वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नहीं आ सकते या ये इसका हसूल उनके लिए भी मुमकिन है। चाहे जो जैसा भी हो वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है, अपनी जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको डायग्नोस प्रॉपरली कर सकते हैं। राइट, करेक्ट। डायग्नोस का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया अब्दुल्ला। डायग्नोसिस जो है ना सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट कर सकता है या उसका डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कोई भी थेरेपिस्ट, जैसे मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, बट आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू डायग्नोस एनी किड। बेशक मुझे कितने रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, आई विल रेफर देम टू द ऑथराइज्ड पर्सन, व्हिच इज लाइक आप भेजेंगे साइकियाट्रिस्ट के पास, आप उन्हें रेफर करेंगे टू द पीडियाट्रिशियन जो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करेगा। फिर साइकियाट्रिस्ट कैन सेंड देम टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि वो बताएगा एग्जैक्टली लेवल ऑफ ऑटिज्म कौन सा, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3, क्योंकि इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। तो फर्दर उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। अलाउ मी टू रिवाइज दिस और दोबारा से, ताकि वो सब उसमें आ जाए, क्योंकि बड़ा अहम है। बाकी जो चीजें हैं वो भी अहम है, ये भी अहम है। पहला आपने बोला साइकेट्रिस्ट, स्टेप 1, स्टेप 2 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। सही, एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपका नॉर्मल डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या साइकियाट्रिस्ट कैन डायग्नोस इट ओनली। अच्छा, तो जो पीडियाट्रिशियन होगा या होंगी वो बताएंगे कि आप इस स्पेशलिस्ट को दिखा लें या ये टेस्ट करवा लें। उसके बाद जो है वो एक मुकम्मल 100% एक्यूरेसी के साथ मोर और लेस कहा जा सकता है कि हाँ ये सिचुएशन है। हाँ, हमने ना ये भी देखना होता है अब्दुल्ला कि जैसे ना लेट्स से कोई टेस्ट हम ऐसे कहेंगे, कोई मैं ब्लड टेस्ट करा लूँ तो मुझे पता चल जाए, ऐसा नहीं है। कोई सीटी स्कैन, एमआरआई करा लूँ तो मुझे पता चल जाए, तो ऐसा नहीं है। होता ये कि और पीडियाट्रिशियन में भी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, या कोई न्यूरोलॉजिस्ट या कोई साइकाइट्रिस्ट, इनकी एक्सपर्टीज होती है इन एरियाज के अंदर। तो वो जो है ना बच्चे को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वो कुछ हतमी तौर पर कह पाते हैं। और इसके लिए भी क्राइटेरिया है, जैसे 18 मंथ्स इज द क्राइटेरिया। उससे पहले कुछ भी हतमी तौर पे कह देना ना, ये भी ज्यादती हो सकती है किसी इंडिविजुअल के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उसको वो आइसोलेटेड फैमिली में रहता हो, उसका कोई सिबलिंग ही ना हो और घर में अम्मा अब्बा हो और दोनों जॉब पे जाते हो और बच्चा अकेला रहता हो। मतलब उसको तो एनवायरमेंट मिला ही नहीं, और मैंने क्योंकि उसको एनवायरमेंट नहीं मिला, और मैं कह रही हूँ क्योंकि ये आइसोलेटेड रहता है, क्योंकि हमने उसको दिया नहीं, उसको आते ही नहीं है लोगों के साथ रहना, और मैं उसको डायग्नोज कर दूं, दिस इज नॉट अलाउड। तो आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, तो हम ये बात कह सकते हैं अच्छा हमें ये कुछ नजर आ रहा है। तो ये भी हमें ज़हन में रखना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ जो है ना एनेक्डोटल वाकयात हैं, एनेक्डोट्स हैं, तो वो मैं उनसे चाह रहा था कि आपसे जो है ना वो पूछूं कि वो उसमें फॉल कर सकता है ऑटिज्म के अंदर या नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एनेक्डोट 1, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर जो है ना एक बच्चा चीखना शुरू कर देता है, या लाइक
from their like पतली सी आवाज I'm में getting you. या ये वो ऑटिज्म में शार्प तेज आ आवाज सकता है। एकदम से निकलना शुरू हो जाए। यस। ठीक है, और अच्छा, मैं फिर एक साथ बताया तो फिर एक है जैसे कि एक तो सडन येलिंग है, दूसरा है सडन मूड स्विंग, और तीसरा है फेशियल मसल्स जो है ना वो अपने एक्सेसिवली जो है ना मूव करना। यू नो व्हाट आई मीन। सो ये 3 स्टेमिंग एंड एनेक्डोट्स हैं जो फिजिटिंग मैंने खुद मूवमेंट, केसेस देखे हैं। हाँ जी। फिजिटिंग एंड स्टेमिंग मूवमेंट्स। हाँ जी 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 जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो since I'm a behavior therapist as well, and in behavior therapy we said that कि anything that is observable and measurable is defined as behavior. Let's say you said no to anything and child starts yelling, which means कि वो उसका आपको एंटीसीडेंट नजर आ गया कि आपने मना किया मोबाइल के लिए, और उसका बिहेवियर क्या आया, येलिंग, और उसका रिस्पॉन्स क्या था कि थ्रोइंग एंड हिटिंग एंड बाइटिंग एंड एवरीथिंग। तो हमें यहाँ पे बिहेवियर नजर आ गया, और हमने ये भी नोट कर लिया कि ये बिहेवियर कितनी देर का था। लेट्स से ये 2 मिनट्स का था, 3 मिनट्स का था, 4 मिनट्स का था, राइट? और ये काम डाउन कैसे हुआ? तो दिस इज कॉल्ड एज बिहेवियर। बट लेट्स से चाइल्ड इज सिटिंग, चाइल्ड इज प्लेइंग एंड ही इज हैविंग नो इशू, मतलब वो अपना सारा काम कर रहा है, खेल रहा है और खुश है, या वो एक जगह बैठा हुआ है और वो अचानक से रोना शुरू कर देता है, या अचानक से भागना शुरू कर देता है, या अचानक से अपने ऐसे कान कवर कर लेता है, या आइस कवर करता है, या जंप करना शुरू कर देता है, या भागना दौड़ना शुरू कर देता है, विच शोज कि अल्लाह ना करे कोई सेंसरी डिफेंसिवनेस या सेंसरी रिस्पॉन्सिवनेस आया है, जिसके अंदर यानी सेंसरी मेल्टडाउन है। सेंसरी मेल्टडाउन इज समथिंग जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, कोई भी चीज उसको जो बहुत ज्यादा उसके स्टिमुलस से ज्यादा हो गई तो उसका एक रिस्पॉन्स आता है जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये ऐसा ही है जैसे आपके हाथ पे मच्छर बैठ जाए और हालांकि कॉइल लगी हुई हो, हालांकि आपने स्प्रे किया हुआ हो, मगर आप फौरन से ऐसे करेंगे, ये आपने अपना डिफेंस मैकेनिज्म। तो बच्चा अपने डिफेंस मैकेनिज्म में वो जंप करेगा, वो यल करेगा, वो एयर कवर करेगा, वो आइस कवर करेगा, वो बहुत सारी और चीजें करना शुरू कर देगा। तो आउट ऑफ नोवेयर हो और आपने कंफर्म कर लिया कि देयर इज नो बिहेवियर एंटीसीडेंट, कोई चीज हमने ली नहीं थी, अटेंशन नहीं चाहिए थी, कोई हमने किसी चीज के लिए मना नहीं किया था, तो हुआ है, तो वी से दैट कि अच्छा जी ये सेंसरी मेल्टडाउन है। इसके साथ एक और चीज आती है, इमोशनल मेल्टडाउन। इमोशनल मेल्टडाउन के मैं पूरा दिन घर से बाहर थी और मेरे बच्चे ने मुझे देखा है और मैं आते ही ना आके कमरे में सो गई हूँ, मैंने अपने बच्चे को रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो मेरे बच्चे को मेरी इमोशनल नीड्स थी, तो उसके लिए उसने मेरी अटेंशन लेने के लिए अगर ये किया है तो विच मीन्स इट्स इमोशनल मेल्टडाउन। या अगर मेरा बच्चा मुझसे प्यार चाहता था और मैं नहीं दे सकी, या वो अगर वो कहता मामा मामा मामा, और मामा इज बिजी इन द मोबाइल फोन, इन द किचन, इन डूइंग एनी अदर जॉब, और बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, तो वो होगा इमोशनल मेल्टडाउन, कि उसकी इमोशनल नीड थी। तो हमें सेंसरी, बिहेवियर, इमोशनल मेल्टडाउन के दरमियान डिफरेंशिएट करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कह देते हैं बच्चे जो है ना बदतमीजी कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, मैंने कितनी दफा सिखाया है, कितनी दफा बताया, ये सेम चीज को रिपीट करता रहता है। तो हमें पहले खुद अंडरस्टैंड करना है कि हो क्या रहा है। उसके लिए आप कोई भी चीज अगर होती है उससे पहले देखें क्या हुआ था, कोशिश करें केयरफुल ऑब्जर्वेशन करने की, तो इजी हो जाएगा आप सबके लिए। सही। साथ में ये भी बताइए, अभी स्टिमुलस का जैसे जिक्र हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि स्टिमुलस जो है, आप मुझे मेडिकल टर्म या जो भी अपना है उसमें बताइए कि क्या ये दोनों तरह के होते हैं? एक है पॉजिटिव स्टिमुलाई या एडिक्टिव स्टिमुलाई दैट यू लाइक इट, और उसका अपोजिट भी है अनदर स्टिमुलाई दैट यू डू नॉट लाइक एंड यू वांना गेट रिड ऑफ इट। ये कुछ ऐसा तो होता है कुछ? जो हम बड़ों वाली जबान में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डोपामिन रश हो जाता है। जैसे कोई चीज हमें बहुत पसंद आए तो हमारा डोपामिन रश होता है, हम खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ऑल दैट। कोई चीज नहीं पसंद हो तो हमारा जो है कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है और हमें स्ट्रेस में आ जाते हैं, राइट? सो बच्चों के साथ भी यही होता है, और हम मेरे और आपके साथ भी यही होता है। कोई चीज जो हमें बहुत ज्यादा पसंद होगी हम उसको बहुत ज्यादा करना चाहेंगे, कोई चीज जो हमें रोक दी जाएगी तो हम भी डिफेंसिव हो जाएंगे। जैसे लेट्स से यू लव डू सिंगिंग, अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं भाई सिंगिंग तो अब आप नहीं कर सकते बिल्कुल क्योंकि ये अलाउ नहीं है, तो आप बोलेंगे आप मुझे ऐसे कैसे मना कर सकती हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, और मैंने फौरन से पॉज कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो फिर आपका एक रिएक्शन आएगा, राइट? और एक चीज के वाओ अब्दुल्ला you did such a good singing and I love your voice, if I'm going to say this you will love it, you will be like okay thank you I'm liking it, so it goes with the same ways कि हम किस तरह इसको ले रहे हैं। तो अगर हम किसी भी चीज की ज्यादती हो जाए या कमी हो जाए, बैलेंस से आउट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा जी ये चीजें हो रही हैं। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि बैलेंस मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, इसको हमने फोकस करना है।
सही। आई थिंक इसको कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या उर्दू में कुछ और नाम से कहते होंगे, इस किस्म का वो कुछ होता है कि आपका जो रिएक्शन है पेरेंट्स का या वो जो भी जो हैं, राइट? ये इस सही। तरह से है कि जब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, और जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, इसी तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है। एनीथिंग दैट इज एडेड टू द एनवायरनमेंट, कोई भी चीज जो हम एनवायरनमेंट में ऐड कर दें वो हो जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कोई चीज जो हम एनवायरनमेंट से रिमूव कर लें वो हो जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसी के साथ साथ आ जाता है हिस्सा पनिशमेंट का। तो क्योंकि हम ये एबीए के अंदर की चीजें हम कर रहे होते हैं, इसलिए मैं मेनली आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो या तो हम बहुत ज्यादा चीजों को अलाउ कर देते हैं, या हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। यानी या तो पेरेंट बगैर स्ट्रक्चर्ड, बगैर ऑर्गेनाइज और बगैर सिस्टमेटिकली बच्चों को अनसुपरवाइज स्क्रीन टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। और जब उन्हें रियलाइज होता है कि अभी तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, जिद ज्यादा कर रहा है, इसको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो फिर एकदम से रिमूव कर लेना। तो एक दफा तो पहले तो आपने क्या करा कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट डाल दी कि अच्छा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बात सुन रहा है। और फिर जब आपने नोटिस किया कि वो नहीं कर रहा है, तो आपने एकदम से रिमूव कर दिया। तो यानी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्लस नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आपने साथ साथ कर दी, जिससे आपने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को मजीद रीइंफोर्स कर दिया। मतलब बच्चे को पता चल गया कि जब जब मैं ये करूंगा, और फिर एक और सबसे बुरी चीज ये होती है कि जब आप ले लेते हैं ना वो चीज, तो एक जोरदार येलिंग आती है, कोई हिटिंग, कोई थ्रोइंग, कोई सेल्फ हिटिंग बिहेवियर्स आते हैं। तो फिर मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, हम फौरन से जाके वो चीज उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो व्हाट वी डिड बीइंग अ पेरेंट, कि हमने अपने बच्चे के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को रीइंफोर्स कर दिया। हमने उसे सिखा दिया कि जब आप बेटा रोगे ना बहुत ज्यादा, या रोगे कोई चीज मांगोगे, मैंने दे देनी है। तो दिस इज रोल व्हाट up, वी डिड। in yeah, roll up आया, roll up पा देंगे, like that sort of thing. Exactly. तो causing ruckus to get whatever you want. So that is further, they learn this behavior that okay, Yes, okay, this is how it works. सही सही। अच्छा, जो वर्चुअल ऑटिज्म है और जो एक्सेसिव मोबाइल और स्क्रीन यूजेज है चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट में, इसका कितना वो रोल है, या मुझे प्लीज बताइए। ये दो डिफरेंट सवाल हैं, तो मैं एक ही उसमें पूछ रहा हूँ, वर्चुअल ऑटिज्म क्या है और एक्सेसिव मोबाइल यूजेज, क्या ये एक ही चीजें हैं? अच्छा देखिए, वर्चुअल ऑटिज्म एक कंडीशन है, ये डिसऑर्डर नहीं है। कंडीशन का क्या मतलब होता है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, राइट? और ऑटिज्म क्या है? एक डिसऑर्डर है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या है? कि आपने बच्चे को बहुत ज्यादा बच्चे नहीं, हम कह लीजिए मुझे और आपको भी, हमने बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया है। तो हम अपने एनवायरमेंट से कट हो गए, और हम आइसोलेट होकर उस एक चीज को बस करना चाहते हैं और उसी को करते रहना चाहते हैं। उसकी वजह से हम नोट करते हैं कि हमारा मूड खराब हो रहा है, हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्सेस खराब हो रहा है, हमारा टॉलरेंस लेवल खराब हो रहा है, वी गॉट एंग्री ऑन अ लिटिल थिंग्स। ये चीजें हम अपने अंदर नोट करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम इतने बड़े हो गए, जैसे लेट्स से आई एम 28, और मैं अगर अपनी साथ ही चीजें नोटिस कर रही हूँ, तो वो जो एक 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, तो क्या उसके साथ क्या होगा? होता ये है कि जब हम अनसुपरवाइज, अनस्ट्रक्चर्ड, विदाउट अ प्रॉपर टाइमलाइन कोई भी स्क्रीन टाइम बच्चे को देते हैं, और जिसके अंदर हम कोको मेलन दे देते हैं, हम बहुत सारे ऐसे कार्टून्स दे देते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि आप अगर कभी भी नोट करें कोको मेलन, ये काइंड ऑफ थिंग्स, ये बहुत फास्ट पेस पे चल रहे होते हैं, कलर्स बहुत क्विक 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 डोपामिन स्विच रश। होते हैं, बहुत ज्यादा। इसके बाद और क्या होता है कि साउंड्स क्विकली 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 चेंज हो रहे होते हैं। तो हमने बच्चे के अंदर ठहराव रखा ही नहीं होता, बच्चे को फास्ट पेस पे हर चीज चाहिए होती है। एंड देन व्हेन वी आर नॉट गिविंग हिम दैट वे, तो फिर हमें रिस्पॉन्सेस मिलना शुरू होते हैं। तो फिर वर्चुअल ऑटिज्म कंडीशन क्या है? कि बच्चा ऑटिज्म की तरह के सिम्टम शो करता है, यानी लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना, आई कांटेक्ट ना करना, नेम रिस्पॉन्ड ना करना, कुछ फिजिटिंग मूवमेंट्स करना शुरू कर देना, बात करना बंद कर देना, एक्साइटमेंट के अंदर हैंड्स मूवमेंट करना, आईज अप डाउन करना, या स्पिटिंग वगैरह करना, और खाने का छोड़ देना या खाना ना खाना, टॉयलेटिंग का ना पता चलना, बहुत सारी सेंसी नीड्स का नजर आना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म कंडीशन के अंदर हम बिहेवियर थेरेपी प्लस ऑक्यूपेशनल थेरेपी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्क्रीन टाइम स्ट्रक्चर तरीके से रिड्यूस करते हैं, एकदम खत्म नहीं करते। और एक एक जैसे मैं अगर अपने बच्चे की बात करूं, तो उसको दिन के अंदर 20 मिनट स्क्रीन टाइम अलाउ है। उस 20 मिनट्स के स्क्रीन टाइम के अंदर मैं उसके साथ बैठी हुई होती हूँ, और उसके साथ में उस गेम्स को, हम गेम्स खेलते हैं, तो हम जो कॉग्निटिव गेम्स हमने डाउनलोड किए होते हैं, तो हम साथ साथ खेल रहे होते हैं। एंड उसके हर एक गेम, उसकी हर एक विन को मैं उसके साथ एंजॉय करती हूँ। तो ही वाज लाइक मामा क्लैप, तो मैं उसके साथ क्लैप कर रही होती हूँ। अगर वो जैसे अगर मैं लेट्स से ही लव्स एनिमल्स, सो अगर वो किसी काऊ को देख रहा है, ही आस्क मी कि मामा से मूव, तो आई से मूव। मैं अपने बच्चे के साथ पूरा मूव भी करती हूँ।
क्योंकि मेरे बच्चे को ये पसंद है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा इंटरेक्शन हो गया उसके स्क्रीन टाइम के अंदर, और उसको डिफरेंस हुआ कि ये जो है हम जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की साउंड्स भी हैं, और इसका नेचुरल एनवायरनमेंट और आपके स्क्रीन से कितना डिफरेंस हो गया। तो ये हम लोगों ने जरा करना होता है जो हम नहीं कर पा रहे होते। सही। अच्छा, एक और बात, आप यकीनन आपने जैसे देखा होगा, आई थिंक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन ममालिक में जो है 16 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं, उनको जो है सोशल मीडिया से जो है वो अभी वो बिल पास हो गया या रूल बन रहा है कि जी उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। ये बात सही है? और आपका क्या इसमें जो है ना थिंकिंग है, या क्या कहना चाहेंगी? मैं अवेयर नहीं हूँ इस वाले लॉ से। अगर उन्होंने कोई ऐसा लॉ पास किया है तो मैं अवेयर नहीं हूँ इस लॉ से। लेकिन ये इसमें मेरा अगर ओपिनियन की आप बात करें, तो हम अपने बच्चों से ना कोई चीज़ ले नहीं सकते। हम ये कहें कि आप विद द टाइम ना चलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम उसको एआई सही। इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम उसको सारा कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और हम उसको सोशल मीडिया से रोक रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमें डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करनी है। हमें जैसे गुड टच, बैड सही। टच के बारे में बात करते हैं ना, इसी तरह से गुड सोशलाइजेशन, बैड सोशलाइजेशन के बारे में बात करनी है। हु इज फ्रेंड, हु इज स्ट्रेंजर, इसके बारे में बात करनी है। टू होम यू कैन शेयर योर पिक्चर्स, टू होम यू कैन नॉट शेयर योर पिक्चर्स, वेयर यू कैन पोस्ट योर फेस पिक्चर, वेयर यू कैन नॉट पोस्ट योर फेस पिक्चर, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ यूजिंग एनीथिंग। जैसे मेरे घर में जो मेरे सिबलिंग हैं, one is 18 years old and other is 17 years old, 16 years old. They both are not allowed to have their personal mobile phones, but they both have their social media accounts, and they are logged in my account, my father's mobile, and other my siblings account में. तो they are allowed to use that mobile social media accounts, but supervised. अब उसके अंदर हम उनकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं करते, बट हम क्या करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि what are the do's and don'ts, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए भी, अगर आप जितना बच्चे को किसी चीज से मना कर देंगे ना, वो ये तजस्सुस में कि ये है क्या, कैसे काम करता है, वो लाजमी तौर पे उसको रीच आउट करेगा। बट आप जब उसे बता देते ना कि हाउ वी सपोज टू यूज इट, और इसके फायदे क्या हैं या इसके नुकसान क्या हैं, तो फिर वो जब उसको यूज कर रहा होगा ना, तो ही और शी विल बी अवेयर ऑफ इट। सही। क्योंकि मैं असल में रिसर्च कर रहा था, उसमें लिखा था कि जो मोबाइल फोन्स हैं या एक्सेसिव सोशल मीडिया या इस किस्म जो है ना, उससे भी जो ना ऑटिज्म जो है ना वो मजीद कैटलाइज हो सकता है, बढ़ सकता है, या इस किस्म का जो है ना कुछ लिखा हुआ था। तो बस ये जो है ना मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। अगर जितने लोगों के ऑटिज्म सवाल होगा ना अब्दुल्ला, तो अगर ऑटिज्म किसी के साथ होगा तो वो बाय बर्थ होगा, राइट? सही। ये कह देना कि भाई उसके सिम्टम्स शायद हमें लेटर ऑन नजर आए, और कुछ बच्चों को बहुत माइल्ड होता है। तो माइल्ड का मतलब क्या होता सही। है कि वो सब फंक्शन कर रहे होते हैं, वो शादियां भी करते हैं, वो जॉब्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट किसी एंड पे थोड़ा सा उनको रेजिस्टेंस नजर आती है। तो ये थोड़े डिफरेंस होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे आफ्टर साइकाइट्रिस्ट टू फाइंड आउट कि लेवल ऑफ ऑटिज्म कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, सही। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर वालों के लिए सही। सोसाइटी में पार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मॉडरेट वाले फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, माइल्ड वाले बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, राइट? राइट, राइट, राइट। वो अपने सक्सेसफुल जो नॉर्मल लाइफ जिसको हम कहते हैं वो गुजार रहे होते हैं, शादी, जॉब, कारोबार जो भी है। बट चैलेंजेस राइट। होते हैं। चैलेंजेस होते हैं। सही, सही। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते होंगे जो अनआइडेंटिफाइड होते होंगे, बट दे आर, इट्स नॉट लाइक ऑन अ हायर और वर्स लेवल और नॉट टू बैड, सो दे जस्ट गो ऑन, दे डोंट नीड फर्दर मैनेजमेंट और एनीथिंग। अच्छा जी, एक और सवाल है मिस फातिमा, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पाकिस्तानी पेरेंट्स जो है ना वो करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में या ऑटिज्म के उसमें? हम ये देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट एंड आई डू अप्रिशिएट कि अगर वो दोनों काम करना चाहते हैं, आई टोटली अप्रिशिएट दैट। एंड ऑल्सो आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल इसको रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मैं कहती हूँ कि हमने अपने बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ी सी खुद भी लेनी है। जैसे लेट्स से अगर फादर की वर्किंग आवर्स ये हैं, तो मदर से वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हो, मदर के वर्किंग आवर्स अगर कुछ और हैं तो फादर के वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हो। दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बच्चे की टाइमिंग्स, परवरिश की टाइमिंग को खुद से देखें, डे केयर सेटअप्स के बारे में खुद से डिसाइड करें, अपने बच्चे को फुली सुपरवाइज रखें, अपना बच्चा किसी और की जिम्मेदारी ना समझें, और अपने बच्चे को खुद से देखना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को टाइम दें, जो हम नहीं दे पा रहे होते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम स्क्रीन हाथ में पकड़ा देते हैं ये हल समझ के कि वो चुप हो जाएगा, वो रो रहा था, वो बहुत तकलीफ में था, या उसकी तबीयत सही नहीं थी, या उसको अच्छा लगता है। तो हम ये देखें कि हम कितना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड स्क्रीन टाइम दें। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप देखें आपका बच्चा कोई चीज कर इस उम्र में करना चाहिए और नहीं कर रहा है,
तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, साइकेट्रिस्ट से, न्यूरो डेवलपमेंटल जो आपके पीडियाट्रिशियन है उनसे कंसल्ट करें और उनसे डिस्कस करें। हम लोग डिनाइल फेज में ज्यादा चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी हम ये देखते हैं कि इंटरवेंशन प्रोग्राम लेट शुरू होता है और अल्लाह न करे वो किसी डायग्नोसिस तक पहुंच जाता है और फिर हमें बहुत ज्यादा और एफर्ट करनी पड़ जाती है। तो हमारे पेरेंट्स एक तो डिनाइल फेज में होते हैं, अनसुपरवाइज रहते हैं और जो है अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम अलाउ कर देते हैं, एक्सेसिव अनसुपरवाइज स्क्रीन टाइम। तो इनके ऊपर थोड़ा सा हमें ख्याल करना है और बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन को आपने हर पैदा होते ही चेक करना शुरू कर देना है। आप उसकी चेक एंड बैलेंस करेंगे तो भी आपको हेल्प हो जाएगी। सही। अच्छा, जो मदर्स होती हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं सोसाइटी में? क्योंकि मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स हैं, जो हस्बैंड हैं या जो फादर है, उनका मेरे ख्याल में अलग होगा। जो माएँ हैं वो कैसे, अब मैं थोड़ा-सा इमोशनल और पर्सनल और सोशल जो एंगल है ना, उसके बारे में चाहता हूँ। वो कौन-सी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सिनेरियो 1, वो चाहती हैं कि अपने बच्चे-बच्ची को जाकर दिखाएँ। ये दिस इज़ सिनेरियो 1 और क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 or scenario 2 is that they came to you, okay, and then they are facing like the overall social issues or something. ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स माएँ फेस करती हैं सोसाइटी में? तो बेसिकली होता ये है कि जब मदर्स को ना थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ ऑफ है और जब उसको डिस्कस करना चाहती हैं अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अनफॉर्चुनेटली सब ऐसा नहीं करते। कुछ के साथ ऐसा है कि वो डिनाइल फेज में फैमिलीज चली जाती हैं। वो कहती हैं कि इसके तो चच्चा भी 5 साल की उम्र में बोले थे, इसके खुद के फादर जो है 5 साल की उम्र में बोले थे, तो ये बोलना सीख जाएगा। तो वो हमें तसल्लियां मिल रही होती हैं और हम उन तसल्लियों को मान लेते हैं। तो एक ये इश्यूज आते हैं। दूसरा ये कि हम देखते हैं, मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि हम ब्लेम करते हैं कि अगर बच्चे के साथ कोई भी ऐसा जी इशू है ना, कि तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से बच्चा जो है ना ऐसा पैदा हुआ है, तुम्हारा कसूर है कि तुमने उसका ख्याल नहीं रखा, तुमने बहुत ज्यादा उसको स्क्रीन टाइम दिया, उसकी वजह से ये बीमार हो गया या उसकी ऐसी कंडीशन हो गई। तो एक बात मैं अपनी तमाम पेरेंट्स को बोलती हूँ, जैसे मैं आई एम अ चाइल्ड थेरेपिस्ट एज वेल, मेरे कितने भी मैं एक्सपर्ट चाइल्ड थेरेपिस्ट क्यों ना हो जाऊं, लेकिन जब मैं अपने बच्चे पैदा करूंगी, जब मेरे पास मेरे अपने बच्चे होंगे, तो मेरे हर बच्चे की मैं जो पेरेंटिंग होगी ना डिफरेंट होगी। मैं कितनी भी अच्छी थेरेपिस्ट क्यों ना हो, लेकिन शायद मैं भी गलतियां करूंगी। हर पेरेंटिंग मुख्तलिफ होती है, हमें खुद को ह्यूमन होने का मार्जिन देना है। तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। जो मेरी अनफॉर्चुनेटली जो खवातीन को फेस करना पड़ता है कि सारा ब्लेम उनके ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि इफ समथिंग हैपन टू दैट चाइल्ड, इट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू डिड नॉट पे दैट अटेंशन टुवर्ड्स योर चाइल्ड, यू डिड नॉट अटेंड हिम दैट वे, जिसकी वजह से ये हो रहा है। सो ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है और पेरेंटिंग कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको बता दे कि भाई ये वाली सही तरीके हैं। हम हर रोज सीखते हैं और अच्छी चीजें होती है कि आप आइडेंटिफाई कर लेना, तो फिर आप उन इश्यूज पे काम करना शुरू कर दें। अगर आप ये कर रहे हैं तो यू आर डूइंग अ वेरी गुड पेरेंटिंग। आप अपने बच्चे से ज्यादा, मतलब आपसे ज्यादा कौन आपके बच्चे का ख्याल रख सकता है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि पेरेंटिंग आपको जब आपको लगे कि भाई मैंने अब इस्लाह करनी है तो हम कर सकते हैं। सही कहा आपने। एक और चीज़ जो मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, वो जो टैबूज हैं या देसी टोटके हैं या लोग होते हैं, थोड़ा वो होता है ना, मुझे पता है, मुझसे पूछो, मुझे सब मालूम है, मुझे ये इल्म भी है, वो इल्म भी है, सब पता है, असी सब मालूम है। तो ये भी एक थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम है। सही। ये सवाल बड़ा ये जो है अहम ना था। ये जो है ना अब्दुल्ला, ये सिर्फ ख्याल हो सकता है, इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और एक जो है बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। मैं सिर्फ इन दो फील्ड्स का नॉलेज रखती हूँ। दूसरी फील्ड के बारे में मुझे अवेयरनेस जरूर होगी, मगर उनके जो रूट्स हैं मैं उनको नहीं जानती होती। मैं अगर स्पीच थेरेपिस्ट भी बन जाऊँ, मैं साइकाइट्रिस्ट भी बन जाऊँ, मैं जो है रिमीडियल थेरेपिस्ट भी बन जाऊँ और सोचूं कि आई एम ऑल इन वन एंड आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, बिल्कुल तो ये ना गलत है। दिमाग ही कबूल नहीं करता। बिल्कुल सही, तो ये कहना कि बिल्कुल भाई सही। इसको पता, ऐसा नहीं होता। हर चीज के एक आपका डोमेन होता है, हर चीज का एक काम होता है जिसके साथ हम चीजें कर रहे होते हैं। ऐसे जी। रैंडमली काम नहीं होता। तो ये हमने हाँ जी, समझना है। बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी में जो है ना, हमारा जो खवातीन का खास तौर पे प्रॉब्लम है, वो चाहती हैं करना, लेकिन जो फिर वो बाकी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेट है। आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन दोस। अच्छा जी, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो कि जो है ना की जा सकती है, जिससे कि जो है ना उनको जैसे कि मॉनिटरिंग करें कि अच्छा जो स्पीच पैटर्न है ये कंसिस्टेंट है, यानी कि अगर तो बच्चा फॉर एग्जांपल दिन में एक दफ़ा कर रहा है, स्टटर कर रहा है या नहीं बोल रहा है या नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो कोई मैकेनिज्म या कोई ऐसा वो चीज़ हो जिससे कि वो फौरी जो है ना
जो एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, ऑक्यूपेशनल बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं, उनके पास जाकर दिखाएं कोई एक ऐसी चीज? बहुत बहुत सिंपल सा है, करना ही होता है कि आप अपने बच्चे के साथ इंटरेक्टिव रहें थ्रू आउट द टाइम, आप अपने बच्चे से बात करते रहें। हम अज्यूम ये करते हैं बीइंग अ पेरेंट कि ना हमारा जो बच्चा है ना, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो उससे क्या ही बात करूँ। हम चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, हम चीज़ों के नाम नहीं करते, हम वोकैब्युलरी प्रोवाइड नहीं करते। तो हमें जैसे आई हैव अ ग्लास, सी इट्स अ मोबाइल, इट्स इन अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ रेड कलर, सो कैन यू गिव मी दैट रेड शर्ट। तो आपने वहाँ पे शर्ट प्लस रेड की आपने वोकैब्युलरी दे दी, राइट? हम अपने बच्चों को लेबल नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, उनको बताते नहीं है, पॉइंटिंग नहीं करते। तो आपने थ्रू आउट द टाइम इंटरेक्टिव रहना है, बीइंग अ इंटरेक्टिव पेरेंट। जैसे फॉर माय चाइल्ड, it my niece actually, so because he calls me mama, so I always call him my child. So basically what happened is ke he is not school going, he is 3.5, but he knows shapes, names, he knows colors, he knows vegetables, he knows animals, he can differentiate between the wild animals, between the farm animals, he can differentiate between the oceanic animals, dinosaurs की सारी उसको सारी categories के नाम आते हैं। उसके बाद उसको he can do the tracing, he can do the writing, he can do the coloring। बट ये सब स्कूल, ये मतलब मैंने स्कूल नहीं भेजा है, मैं घर में हूँ। मैं सिर्फ घर यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ से 10:30 बजे घर जाऊंगी, बट मैं अपने 20 मिनट उसके साथ जरूर स्पेंड करूँ। मैं कितना भी थकी हूँ, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं अपने 20 मिनट अपने बच्चे के साथ लाजमी तौर पे स्पेंड करूंगी, और वो उन 20 मिनट का बहुत ज्यादा इंतजार करता है, और हम उस 20 मिनट में खेलते हैं, और हम खेलते खेलते लर्न करते हैं। तो हमें इंटरेक्टिव होने की बहुत जरूरत है। सही है। अच्छा, आपसे जो है अगर कोई राब्ता करना चाहे, जो पेरेंट्स हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप किस तरीके से जो है ना वो हेल्प करती हैं? ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या है? प्लीज कुछ बताइए। So basically, my center name is Latin Care by Fatma Batul. It is located in DHA Phase 5 Karachi. एंड हमारा जो सेंटर है वो ऑन साइट भी काम करता है और ऑनलाइन भी काम करता है। जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस क्लाइंट्स हैं, जैसे कि यूके, यूएसए, अबू धाबी, ये जो हमारे सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, पंजाब साइड्स के, पिशावर साइड्स के, कोयटा साइड्स के, तो हम इनको ऑनलाइन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन थेरेपी के लिए आपका सर्टिफाइड टेलीथेरेपिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी के साथ मैं फिर से ऐड करूंगी, क्योंकि उसके अंदर आपको पेरेंटल ट्रेनिंग करनी होती है और प्लान को पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलना होता है। जो हमारे ऑन साइट जो लोग हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा एक फेसबुक पे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारा पेज है इनलाइटन केयर बाय फातिमा बतूल, जहाँ पर आप अपने बच्चे के लिए अपने कंसर्न्स हमसे शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पर हम अपना हमारा जो भी पूरा प्रोसेस है हम उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है जिस पर आप अपनी क्यूरी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, विच इज़ 032822599106। आप इस पे अपनी कोई भी क्यूरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे जो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेटर हैं डॉक्टर जुबैर इस्लम, ही विल रीच यू आउट एज सून एज पॉसिबल, और फिर हम इसी तरह से कोई भी अपॉइंटमेंट या आपके किसी भी कंसर्न को डील कर सकते हैं। सही। मैं जो नाजरीन है उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है, ये फ़र्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप के ऊपर जो हैं आप जाते हैं। मैं मिस फ़ातिमा का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आप आईं, आपने जो है रहनुमाई की लोगों की। उम्मीद है जितना बेहतर हो सकता था वो सबका जो है ना हुआ होगा। बाकी जितने भी लिसनर्स हैं, आपके जो भी सवाल हैं, मैं कहूँगा कि आप ज़रूर जो है आप राब्ता करें मिस फ़ातिमा से। उनका जो क्लिनिक है उनसे आप पूछें, और ऑनलाइन भी है सारा सिलसिला। तो येस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसके अंदर जो है ना कभी भी ये नहीं होता कि ये जो है सोशल कोई वो है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है ना? यू हैव टू बी, जितने भी लिसनर्स हैं उनको बोलूँगा, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, दिस इज़ रियलिटी। हर किसी के यस, खानदान में, फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ ना कुछ होता है। सो एक्सेप्ट द रियलिटी, एंड दिस विल लीड यू टू इवन बेटर गिफ्ट्स by the nature, by the universe, and in social, commercial, non-commercial, in all aspects and segments of life and your ambitions, and you will be living a more fulfilling life. So Miss Fatma, thank you very much again, और बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप जो है जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, आप मजीद लोगों को जो है ना उनका हेल्प कर सकें। बहुत शुक्रिया। thank you so much, Abdullah. Thank you so much, Good Karma platform. You give me opportunity to discuss this very important topic. एंड आई बिलीव कि हम फ्यूचर में भी इसी तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स ऊपर कोलैबोरेट करते रहें, क्योंकि अवेयरनेस जितनी फैलाई जाए उतनी कम है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने माशरे को कुछ दे सकते हैं तो उससे शऊर दे सकते हैं, और शऊर जिस भी लेवल पर हो उतना ही कम है जितना बांटा जाए। तो आई होप
कि हम इसके साथ ऐसे कंटिन्यू करें। आपके लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़। इसके लिए बहुत करेज चाहिए होती है कि आप अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स आप कुछ एक स्टेप लेते हैं और उनको कुछ देते हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत आसानियाँ पैदा करे और आई रियली होप कि हम इसको बहुत सारे लोगों तक पहुँचा पाएँ और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ जानने से पहले, जितने भी लिसनर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना, मिस फातिमा के जो क्लिनिक है, जो प्रैक्टिस है, उसकी जो डिटेल्स है ना, वो सब मैं मेंशन करूँगा, तो आप उसको पढ़ें और बेस्ट ऑफ लक और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर, स्टे नॉलेजेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू मिस फातिमा।